हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी यह सेशन है DFCCIL साइंस का, सामान्य विज्ञान का हमारा यह सेशन रहेगा। और इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो PYQ हैं DFCCIL के, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके बिहाफ पे रखे हैं। हम सेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद एक दो वीडियोज़ और आएंगी तो हम उसमें भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करके जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं एग्जाम में जो पहले मतलब थोड़ा बहुत उनसे पूछा जा चुका है या रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेशन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, अपनी प्रेजेंस शो करिए लाइक करके। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। Which of the following element is extracted by using electrolytic reduction? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके कौन से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? देखो, सोडियम को किया जाता है, हमारा सोडियम Na, सोडियम को किया जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और इसको और किसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर इसको किसी और प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यह रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। किसी और प्रोसेस से हम इसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। इसको हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। जिंक को कैसे करते हैं हम? जिंक को हम रोस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हम नहीं करते, रोस्टिंग से करते हैं इसका एक्सट्रैक्शन। इसको हम भंजक या उपचयन भी बोलते हैं। अपचयन। आयरन को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लोहे को हम कोक के साथ निकालते हैं, किसी विद्युत क्रिया द्वारा नहीं निकालते। लेड को हम सामान्य अपचयन से, इसको हम कोल के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आयरन को, इसको हम सामान्य अपचयन से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में एक्सट्रैक्शन वगैरह से लेके, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। Which of the following option does not represent a property of solid? solid की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, देखिएगा। देखिए, हमारा सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको देख लेते हैं हम। क्या होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी? फिक्स्ड शेप होगी हमारी, फिक्स्ड वॉल्यूम, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, हार्ड टू फ्लो। ये प्रॉपर्टी होती हैं कुछ सॉलिड की। अब देखते हैं इनमें से कुछ है ऐसा। देखो, पहला भाई, ढोसों की विशेषता को नहीं दर्शाता। ठीक है, ढोस जो सॉलिड चीज होती है उसकी विशेषता को नहीं दर्शाता। ऐसे स्टेटमेंट को हमें चुनना है। सबसे पहला, इनका आकार बदलना कठिन होता है। सही बात है भाई, जैसे कोई ईंट पत्थर ले लो, क्या आप आसानी से उसकी शेप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी सीमा स्पष्ट और आयंत्र निश्चित होती है। सही बात है, एक ईंट है, उसकी परफेक्ट कोई शेप होगी, स्पष्ट होगी, हमें दिखेगी, और बाउंड्री होती है। ये भी सही है। दे हैव ए डेफिनेट शेप, ये भी हमारा सही है। दे हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, दे हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, वे बाहरी बल के प्रभाव में भी अपना आकार को बनाए रखते हैं। ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, तो हमारा गलत क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। इनका आकार बदलना कठिन नहीं होता, नहीं होता पूछा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। इनका आकार हम नहीं बदल सकते इजिली, बहुत कठिन होता है इनके आकार को चेंज करना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।
क्योंकि इसने पूछा था ना इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट वही है कि आकार हम इजिली नहीं बदल सकते। अब क्या आप एक पत्थर का आकार इजिली बदल सकते हो? नहीं बदल सकते भाई, सच बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ प्लांट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। करेक्ट मैच को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जिबरलिन स्टेम ग्रोथ, तने की वृद्धि करता है, सही बात है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो कोशिका का विभाजन करता है, ये भी बात सत्य है। अबेसिक एसिड इनिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, यह भी सत्य बात है। तो पहला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे के देखते हैं। साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है, ये बात हमारी क्या है भाई? साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है? नहीं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। अबेसिक एसिड प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी अब आपका क्या है? गलत है, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है और अबेसिक एसिड आपकी वृद्धि को रोकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। साइटोकाइनिन स्टेम ग्रोथ, तने की वृद्धि करता है, नहीं। अबेसिक एसिड आपका वृद्धि को रोकता है, नहीं, यह भी गलत है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, हाँ भाई साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। अबेसिक एसिड तने की वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को बढ़ाता है, लेकिन ये गलत है। तो इनका क्या नहीं हुआ? मैच नहीं हुआ अच्छे से। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसकी सारी चीजें मैच हो रही हैं? ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ हम इसके सारे कार्य को भी लर्न कर लेंगे कि आपका जो जिब्रेलिन है वो तने की वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन कोशिका में विभाजन का कारण बनता है, सेल डिवीजन कराता है, अबेसिक एसिड है वो वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। जेली के मामले में निम्न में से कौन सा विशिष्ट अवस्था है? डिस्पर्स्ड फेज के बारे में हमसे पूछा है। अभी देखते हैं इसको कि क्या है। देखो जेली में क्या होता है, पहले हम चीज को समझ लेते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडियम में। जो ठोस होता है उसके तरल लिक्विड द्रव में क्या हुए होते हैं? फैले हुए होते हैं लिक्विड मीडियम में। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है हमारी? डिस्पर्स्ड फेज हमारी क्या है? सॉलिड है। और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है हमारा? लिक्विड है। डिस्पर्स मीडियम हमारा लिक्विड है और डिस्पर्स फेज हमारी सॉलिड है। ठीक है, इसने क्या पूछा था? यही पूछा था ना कि भाई जेली के मामले में निम्न में से विसरण अवस्था कौन सी होती है, डिस्पर्स्ड फेज कौन सी होती है? डिस्पर्स्ड फेज अभी हमने देखा क्या होती है हमारी? सॉलिड होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। इस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ये भी आपका PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सामान्य सरल स्थायी उत्तक कौन सा है? सबसे नॉर्मल सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है? सिंपल है, सरल है, स्थायी, परमानेंट है, टिश्यू उत्तक कौन सा है? एपिडर्मिस। ये बाहरी परत पे होता है एपिडर्मिस। ये क्या काम करता है? जो अपनी स्किन है ना, अपनी त्वचा, वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। तो अपनी त्वचा क्या करती है? बाहर के इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या काम होता है? ये प्लांट टिश्यू है, वह कॉमन नहीं है, ये स्पेशल टाइप का टिश्यू है। ये क्या करता है? स्टोर फूड, खाने को स्टोर करके आपका रखता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। फ्लोएम क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सबसे पहली बात ये क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये क्या कार्य करता है आपका? ये फ्लोएम जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, खाने के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। स्केरेन्काइमा, ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है और सिंपल आपका नहीं होता। ठीक है। अब इसने पूछा था कि भाई सिंपल कौन सा है इनमें से, तो हमारा थोड़ा सा जो पेरेन्काइमा है वो क्या है? सिंपल टिश्यू है।
ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। एपिडर्मिस भी भाई कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि त्वचा के अंदर कैसे कैसे भाई हमारी स्ट्रक्चर है बॉडी की, ठीक है, उसमें हमारा एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होता है। देखिए एक अच्छे से समझते हैं, मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसकी जो लाइनिंग है, उसकी बाहर की जो बाउंड्री है, उस पर भी एपिडर्मिस होगा, तो ये सिंपल तो होगा नहीं, ठीक है ना। और परमानेंट भी एक तरह से नहीं होता, क्योंकि हम कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीजनरेशन वगैरह होती रहती है, काफ़ी प्रोसेस ऐसे होते हैं, तो ये सिंपल भी नहीं होता और परमानेंट भी नहीं होता। पैरेनकाइमा क्या है, एक बिल्कुल सिंपल सा है और क्या करता है, खाने को, बस भोजन को स्टोर करने का काम करता है। फ्लोएम तो भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका तो फिक्स है, इसका तो नाम ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये खाने का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। स्केलेनकाइमा भाई हार्ड टिश्यू है, डेड टिश्यू है, सिंपली नहीं फाउंड होता, हार्ड जो चीजें होती हैं उनके अंदर मिलता है ये। तो ये सारी चीजें सब लर्न कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन, टिश्यू से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, टिश्यू से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा वैसे जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किस दिशा में होता है, ठीक है। अमीबा कैसा है भाई, कोई फिक्स्ड ना तो इसकी स्ट्रक्चर होती ना कोई शेप होती। मान लो अब अमीबा एक ऐसा है जो हमें झूठा बना सकता है। मैंने किसी तरह का अमीबा देखा होगा, आप लोगों ने किसी तरह का, मैं बोलूंगी भाई इसकी शेप ऐसी, आप बोलोगे इसकी शेप ऐसी है, नहीं, ये ऐसा है, कोई फिक्स्ड शेप इसकी नहीं होती। तो देखो इसमें डिवीजन कैसा होता है, विभाजन किस तरह से होगा आपका, जिसकी कोई फिक्स शेप ही नहीं है तो उसका किसी भी प्लेन में विभाजन हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, किसी भी तल में विभाजन हो सकता है। अगले की शेप ही नहीं है भाई, कहीं से विभाजन कर लो, कहीं से भी टूट सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन अपॉन हीटिंग फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को गर्म करने पे निम्न में से क्या प्राप्त होता है। रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, FeSO4, इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड, क्या मिल रहा है हमें, यहाँ लिख लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमें मिल रहा है हीट करने पे, ये है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तब क्या उत्पाद होता है। देखते हैं हम क्या उत्पाद होता है, हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। क्या बोला है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 किसके साथ रिएक्ट करे तब, बैरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, तो हमें क्या मिलेगा, BaSO4, ये क्या होती है, वाइट पीपीटी होती है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें, ठीक है। साथ में हमारा क्या निकलता है, साथ में हमारा निकलता है 2NaCl, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारा, कहीं वाइट प्रेसिपिटेट है, हाँ भाई वाइट प्रेसिपिटेट है, और इसमें क्या निकल रहा है हमारा, 2NaCl बाहर निकल रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 2NaCl हमारे बाहर निकल रहे थे, BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट भी हमारे बन रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ कोशिका झिल्ली के पार विसरण द्वारा जा सकता है, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा कौन सा पदार्थ इनमें से जा सकता है। भाई स्टार्च बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं जा सकता, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं जा सकता, न्यूक्लिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं जा सकता, ऑक्सीजन हमारा जा सकता है। देखिए हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, हम चीजों को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। डिफ्यूजन हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रेवल करना, हाई टू लो,
ठीक है। तो इसके अंदर जो स्मॉल और गैसियस मोलिक्यूल है ना, वही सेल के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे कण और बिल्कुल जिसके जो गैस होती हैं वही कोशिका झिल्ली से आर पार जा सकती हैं। स्मॉल और गैसियस मोलिक्यूल ही आपके क्या कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली से बाहर जा सकते हैं। तो इसमें से स्मॉल और गैसियस ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोराइड विलयन के बारे में सही है? कोलाइडल के बारे में क्या सही है? कोलाइडल हमारा क्या होता है? कोलाइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ किसमें होता है, डिस्पर्स फेज में होता है, और बहुत छोटे कणों के रूप में डिस्पर्स मीडियम में फैला हुआ होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है। कोलाइडल सोल्यूशन हमारा क्या होता है, इसके अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज होती है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है हमारा। ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, ये इस डिस्पर्स मीडियम के अंदर फैली हुई होती है। मान लो ये कोई सॉलिड है, ये इसके अंदर फैल जाएगा लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में, इस तरह से एग्जांपल की तरह मान लेते हैं। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा होता है। तो इसने बताया इनमें से कौन सा सही नहीं, इसमें से बताना है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द साइज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज नॉट टू स्मॉल। ठीक है भाई, हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होता, ऑप्शन ए हमारा सही है। मैं परफेक्ट नहीं बताया ना कितना स्मॉल कितना नहीं स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल तो बहुत ज़्यादा छोटा तो होता नहीं है। क्लोराइड विलयन एक सजातीय मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही फेज की दो चीजें तो हमारी मिक्स होंगी नहीं। होमोजीनियस तो क्या होता है, सेम बिल्कुल सजातीय, दो एक जैसी फेज में हो चीजें। क्लोराइड प्रकाश की किरण को नहीं बिखेरते, ये भी गलत है भाई, बिखेरते हैं। The component of a colloid solution are the dispersed phase and the dispersed medium. कोलाइडल विलयन के घटक विस्पर्श अवस्था व प्रसार माध्यम में होते हैं। अभी मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, एक डिस्पर्स फेज भी होता है इनके अंदर और डिस्पर्स मीडियम भी होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ना तो भाई बहुत छोटा नहीं होते हैं उसके कण, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर भी वो नहीं होता है। हमारा प्रकाश को बिखेरता है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रकाश को बिखेर देता है, और इसके अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्पेंशन की विशेषता को नहीं दर्शाता? सस्पेंशन क्या होता है, जो आपकी दवाइयां आती है ना, ये सस्पेंशन की फॉर्म में आते हैं, जो लिक्विड दवाइयां होती हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी बोतल को देखते हैं हमें छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जिसमें हमें दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के कुछ पार्टिकल होते हैं। ये नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ, बिल्कुल जिससे हमें इजिली समझ में आ जाए। कोई तरल चीज है जिसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, दिखाई देंगे ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहे, दिखाई देते हैं। अभी हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं अब आगे। निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं, सही बात है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, इसने पूछा सही क्या नहीं है। सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हाँ भाई, हिट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के दो चीजें मिक्स हुई हैं, ये भी सही बात है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय निक्ड आईज, अभी मैंने बताया कि ये दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। हमारा डी क्या है, सस्पेंशन इज ए अनस्टेबल इन नेचुरल, अनस्टेबल होता है नेचर के अंदर, ये भी हमारा सही जवाब है। क्या मिस्टेक कर दी, शायद पढ़ने में गलती कर दी है ना, देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, कैन नॉट बी,
देखिए जैसे अभी हुआ ना, ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होती है, छोटी सी चीज हम नहीं पढ़ते हैं उससे हमारी गलती हो जाती है। तो आप एग्जाम में ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक ना करें, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, अभी मैंने शुरू में बताया था ये लिक्विड होता है, सॉलिड के कुछ कुछ पार्टिकल होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो कैन नॉट बी सीन लिख रखा है, भाई ऐसा थोड़ी होगा, ये कथन हमारा गलत है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन हमारा कौन सा होगा, अरे सब रब कर दिया, तो हमारा गलत कथन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखो अभी मैं लिख देती हूँ, और आपको ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको बायो में, सॉरी यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और जो चैनल पे आए हैं भाई, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जैसा भी लगे आप कमेंट करके जाइएगा। देखिए ये क्या होता है, सस्पेंशन आपका लिक्विड होता है, इसके अंदर कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं नेक्ड आई से, ठीक है। आप दवाई की बोतल लेके देखोगे, देखना वो सस्पेंशन की फॉर्म में होती है, उनमें से छोटे 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 कण हमें दिखाई देते हैं। और ये क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस होते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है एक ही तरह की कोई चीज मिक्स की हो कोई दवाई बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, इससे रिलेट कर लेना, हिट्रोजीनियस होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है हमें, उदाहरण नहीं है। तो अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अभी हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, CH4 plus 2 CO2 gives out CO2 plus 2 H2O, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ भाई रिएक्शन देख के हमें पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये सही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वेगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये आपकी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप जब पीडीएफ देखेंगे तो इसमें इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, CaO plus H2O gives out CaOH2, ठीक है। ये क्या है आपका स्लेम लाइम, ये रिएक्शन कैसी है आपकी, दो पदार्थ मिलकर एक नया बना रहे हैं, यह भी आपकी क्या है, संयोजक अभिक्रिया है। दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना दी, ये क्या है आपकी, संयोजक अभिक्रिया है। इसने भी दो चीजों ने मिलकर नई चीज बना दी, ये भी क्या है, संयोजक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 से और O2 से मिलके हमारा वाटर का फॉर्मेशन होना, इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है, H2 plus O2 गिव्स आउट H2O। तो दो चीजों से मिलके एक नया चीज बन गई, ये भी हमारा संयोजक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट के अंदर। देखिए रिएक्शन, AgCl2 गिव्स आउट Ag प्लस Cl2, जब सनलाइट होती है सूर्य के प्रकाश में, यह कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो इसमें एक जो क्या कहते हैं, एक भाई ऐसी चीज थी जिससे दो चीजों में विभाजन हो गया, टूट गए, तो यह संयोजन का तो एग्जाम्पल नहीं है, विभाजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यह नहीं है, तो ये हमारा कौन सा कथन, हमारा कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। जो आपकी संयोजक अभिक्रिया है उसका एक सीधी सी डेफिनेशन है, इसके अंदर दो चीजें मिलके एक नई चीज बना देती हैं, तो इसमें भी दो चीजों ने मिलके नई चीज बनाई, इस रिएक्शन में भी आपका स्लेक्ट लाइम वाली में भी दो चीजों ने मिलके नई चीज बनाई, और इस H2O2 ने भी मिलके एक नई चीज की फॉर्मेशन की, जो क्या था आपका, वाटर था, ठीक है। तो सारे कथन ठीक हैं, सिर्फ कथन डी जो है आपका गलत है। तो हमारे ऑप्शन में पूछा था नोट एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा
सही जवाब होगा, यह एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू, गोल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? यह क्या बताता है? ये बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वस्तु की तुलना में, किसी ऑब्जेक्ट की तुलना में बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू वी बाय में यू। वी क्या है? हमारा इमेज का डिस्टेंस, और यू क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? हमारा इमेज डिस्टेंस, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इनमें देखो किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है इमेज डिस्टेंस या हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस ऐसा नहीं है। क्या होता है? हमारा इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये गलत है ऑप्शन ए। हमारा बी देखिए, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी होगा? m इक्वल्स टू एच आई बाय में एच नोट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। आई और ओ है ना, आई इमेज की हाइट है और ओ ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हाइट ऑफ द इमेज इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऐसा भी कुछ नहीं होता भाई। देखो अब आप कंफ्यूज मत हो ना ऑप्शन ए और बी के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन ए में हमारा बताया गया था डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय में इमेज डिस्टेंस, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर हमारा इमेज होता है, नीचे हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो फॉर्मूले को हम अच्छे से देखेंगे। m इक्वल्स टू वी बाय यू, इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए गलत जवाब होगा। बस इतनी सी चूक से ही हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। थोड़ी सी चीजों से ही गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। भाई ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है आपकी। मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? m इक्वल्स टू एच आई बाय में एच ओ। दूसरा हमारा क्या है? m इक्वल्स टू v बाय में u। ठीक है, हमारा h क्या है? यहाँ पे एच आई जी एस टी हाइट है। v हमारा क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देखिए आज के सेशन में मैंने ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन रखे हैं, तो आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल एक्ट एज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? सूचना पहुंचाता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपका क्या है? आरएनए। आरएनए हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से एक आरएनए होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज पहुंचाता है, कि सूचना पहुंचाता है ये, ठीक है। डीएनए का भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होता है, लेकिन ये सूचना नहीं पहुंचाता, ठीक है, सूचना नहीं पहुंचाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स तो भाई इसका कोई रोल ही नहीं होता, ये तो यूज ना देते, वो क्या कहते हैं, सॉरी, ऊर्जा देते हैं, सूचना नहीं पहुंचाते। फॉस्फोलिपिड हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय गति समीकरण के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले हम न्यूटन का सेकंड लॉ ही देख लेते हैं। F इक्वल्स टू एम में फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो डी पी बाय में डी टी। पी हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टी हमारा टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई न्यूटन के द्वितीय समीकरण नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, किसके बराबर होती है? फोर्स के बराबर होगी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, सीधा सा दिख रहा है हमें फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू डी पी बाय में डी टी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य विभाजन किसमें होता है? कार्य विभाजन मतलब कि अलग अलग कार्य को बांट देना। जैसे घर में होता है ना कि कोई खाना बनाएगा, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ कार्य करेगा, इसीलिए इसने बोला डिवीजन ऑफ लेबर, कि सबके अंदर अलग अलग कार्य को बांट देना। इनमें से ये जो ऑप्शन दी, इनमें से किसके अंदर होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई ये इतने गरीब होते हैं, ये एक ही चीज से गुजारा लगाते हैं, एक ही सेल होती है, सारे काम करती है, भोजन को पचाती है, प्रजनन करती है, जितनी भी क्रिया होती हैं बॉडी के अंदर ये एक ही सेल करती है। अगला हमारा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं इनके अंदर भाई अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल होती है। जैसे डाइजेशन के लिए अलग सेल होगी, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होती हैं, हर एक काम के लिए अलग सेल है। ठीक है, डाइजेशन के लिए आपकी डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए आपकी गैमेटिक सेल्स होती हैं, सब काम के लिए अलग सेल होती हैं। तो इसने पूछा था लेबर ऑफ डिवीजन किसके अंदर होता है? ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है इस बात के अकॉर्डिंग कि भाई मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं स्पेशल काम करने के लिए। ठीक है ना। अब ऑप्शन सी में क्या है, ना इधर यूनिसेलुलर और नोट मल्टी सेलुलर, ना तो एक कोशिकीय में ना बहुकोशिकीय में। क्यों भाई, बहुकोशिकीय में तो होता है, इनके पास तो सब हैं अलग अलग काम करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, पहला भी हमारा गलत था। नेक्स्ट है हमारा बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नहीं भाई, दोनों में नहीं होता, सिर्फ बहुकोशिकीय होते हैं। बहु इसी से समझ लो कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जो हैं सेल होती हैं। बहु मतलब ज्यादा, मैनी अलग सेल होती हैं। देखो अभी है ना, इस चीज को भी मतलब रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट सेल है। ठीक है, गैमेटिक सेल। डाइजेशन के लिए आपकी कोई अलग डिफरेंट सेल होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है, सर्कुलेशन के लिए अलग सेल है, सिग्नल ट्रांसमिशन नर्वस सिस्टम की क्या है आपकी अलग सेल हैं, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए डिफरेंट सेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीगेटेड लीव्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। विविध वर्ण की पत्तियां किस पौधे में पाई जाती? पहले तो इसकी हम ये देखते हैं कि ऐसी पत्तियां होती कैसी हैं। भाई ऐसी पत्तियां जिनके अंदर अलग अलग रंग होते हैं, जैसे हरे, पीले या नीले, उन्हें वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। भाई ये अलग अलग कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं इनके अंदर। अलग अलग रंग होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल है ना सामान्य रूप से प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल के असमान उपस्थिति के कारण।
असमान उपस्थिति होती है क्लोरोफिल की, इसीलिए ऐसी पत्तियां होती हैं। क्रोटोन ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ट्रिपल्ड इज रेजिस्टेंस विल बी। अगर लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हम फॉर्मूला देख लेते हैं। R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए। तो लेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ हमारी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ को हम अगर 3 गुना कर देंगे, अगर हमें लेंथ 3 गुना कर दी तो आर भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लंबाई बढ़ेगी तो जो आपका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसने पूछा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ट्रिपल, कंडक्टर की लेंथ को हम ट्रिपल्ड कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के बारे में पूछा है कि मिरर का क्या फॉर्मूला है हमारा। तो हमारा मिरर का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब बुक्स में ऐसे लिखा हो अगर बुक्स में ऐसा लिखा है, अरे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं, आगे पीछे लिखा है, बस सीक्वेंस अलग है, फॉर्मूला वही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। एफ क्या होता है? यहाँ पे एफ आपकी फोकल लेंथ होती है, और वी हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है हमारा, यू हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, वी इमेज का डिस्टेंस होता है। हमें पता है हमेशा वी इमेज के बारे में होता है, यू ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, एफ हमारी फोकल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड है? देखो, जैविक घटकों में जीवित जीव भी शामिल होते हैं। सही बात है भाई। जो बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब हमारे जो जैविक घटक हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ भाई सही बात है, प्लांट्स वगैरह आते हैं, एनिमल आते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, यह कथन सही है हमारा। सभी हरे पौधे व कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सही बात है, हरे पौधे भी और बैक्टीरिया भी। अगला है हमारा, उपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में बदलते हैं, डिकम्पोजर ब्रेक कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। हाँ भाई, जो खाद वगैरह होती है ना, वो डिकम्पोजर कुछ बैक्टीरिया वगैरह ही होते हैं जो उसको छोटा छोटा तोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों बात ठीक है हमारी। तो ऑप्शन देख लो अब कौन सा सही होगा, जिसमें सारे कथन ठीक है ना, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। थल परिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? 1% उपयोग करते हैं। बाकी कहाँ जाती है मैम? बाकी सारी कुछ परावर्तित हो जाती है, आपका कुछ वातावरण में गर्मी बना देती है, कुछ अलग अलग जो आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं उसके अंदर ही आपका यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद हवा रहित बोतल को पानी में धकेलने पर वो वापस ऊपर क्यों आती है? किसकी वजह से आती है? क्योंकि जो उसका अपथर्स्ट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। देखो, जब किसी भी वस्तु को पानी में डाल दिया जाता है ऐसी बोतल को, तो वह ऊपर बल लगाता है। ठीक है, और जो ये ऊपर बल लगाता है ये क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स होती है। ठीक है, और ये ज्यादा अगर है तो वह वस्तु ऊपर आएगी, अगर ज्यादा नहीं है तो ग्रेविटी उसे खींच लेगी और नीचे चली जाएगी। देखो, सीधी सी बात बताती हूँ आसान भाषा में, अगर कोई वस्तु हल्की है तो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है उसके ऊपर। ठीक है, और अगर भाई भारी है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है। तो इसके अंदर पानी की बोतल के अंदर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, इसलिए ऊपर तैरती है सतह के ऊपर। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर फॉर्म ए करंट इन ए कंडक्टर। किसी चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति किस पर निर्भर करती है? किसके ऊपर निर्भर करती है कि उसकी करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। देखो, राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या था? अंगूठा दिशा को दिखाता है और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं। ठीक है, जैसे ही दिशा चेंज होगी ना, वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। क्या था भाई?
राइट हैंड थंब रूल, इसको याद कर ले। थंब है हमारा, क्या दिखाता है सबको पता ही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। थंब हमारा डायरेक्शन बताता है, और उंगलियां हमारी, फिंगर हमारी क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं। तो जैसे ही हमारी अगर दिशा बदल गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। If light travel from medium to refracting index n1 to n2, then Snell law is, Snell law हमारा क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है, साइन n बाय साइन r। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंज एट प्यूबर्टी सिग्निफाई सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी कौन किसकी वजह से, किसी के अंदर मूड स्विंग होने लग जाए तो भाई कोई सेक्सुअल मैच्योरिटी का वो नहीं है, ये सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव, ये भी नहीं है। लड़ाई हो जाए किसी से व्यवहार में तो ऑटोमेटिक ही बदलाव हो जाता है ना। न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न, नए बालों की वृद्धि, है ना। जब एक एज बढ़ जाती है तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर आपकी क्या कहते हैं, दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं, बालों का पैटर्न बढ़ जाता है, तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि, भाई कई कई ऐसे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत लंबी होती है। कोई इसका मतलब ये तो है नहीं कि 4-5 साल के बच्चे में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब बालों की वृद्धि होने लग जाए तो ये जो बालों की वृद्धि है ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपारदर्शी वस्तु की छाया किस कारण बनती है, किसके कारण बनती है, क्योंकि भाई लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से किसी जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करा सकता उसकी परछाई बन जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ही तो होता है, लकड़ी हुए, हम हुए, हमारी भी परछाई बनती है ना, क्योंकि हमारे अंदर से लाइट तो जा नहीं सकती, परछाई बनेगी। एबिलिटी टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडी पार्ट, एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, इसे एक पूरा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाना, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, टुकड़ों के अंदर टूटना, टुकड़ों के अंदर टूट टूट के तो नया ऑर्गेनिज्म बन नहीं सकता। फिजन क्या है, ये भी टूटना है। अमीबा इससे रिप्रोड्यूस करता है, अमीबा प्रजनन करता है। बडिंग, ये भी प्रजनन के काम आती है, ईस्ट के अंदर ये होती है, देखो ये अमीबा के अंदर होती है, अमीबा ये ईस्ट के अंदर होती है। फ्रेगमेंटेशन आपका क्या कहते हैं, ये टूटना है भाई, इस टुकड़ों में टूटना है, ये कोई रीजनरेशन का एग्जांपल तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। देखो इसके अंदर छिपकली की पूंछ का एग्जांपल लिया जाता है कि ये भाई थोड़ी सी कट जाए तो वापस से आ जाती है, रीजनरेशन पावर होती है। लेकिन हम इसके अंदर प्लांट का एग्जांपल लेंगे, कोई ऐसा प्लांट जिसका हमने छोटा सा टुकड़ा भी अगर लगा दिया ना तो पूरा बड़ा प्लांट बन जाएगा, उसको रीजनरेशन बोलते हैं कि एक छोटे से टुकड़े से पूरा पौधा बन गया, ठीक है। यही तो पूछा था, एक छोटे से बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना या पूरा प्लांट बन जाना, तो ये क्या होता है, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल और बीजों में निम्नलिखित में से किस पौधे हार्मोन को सांद्रता अधिक होती है। पौधे के अंदर और बीजों के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा पाया जाता है, आपका बेसिक एसिड ज्यादा मिलता है। साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन कराता है। जिब्रेलिन आपका ग्रोथ के अंदर और जर्मिनेशन के अंदर काम आता है, ग्रोथ एंड जर्मिनेशन, सेल डिवीजन। ऑक्सीन आपका क्या कराता है, लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये हमारा फ्रूट एंड सीड्स के अंदर ज्यादा होता है बेसिक एसिड, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसरण का उदाहरण है, ओस्मोसिस का उदाहरण कौन सा है। ओस्मोसिस क्या होता है भाई, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉसिंग होना किसी पार्टिकल्स की, है ना। तो ओस्मोसिस का उदाहरण क्या है, स्वेलिंग ऑफ रेजिन व्हेन सोक्ड इन वाटर, ये है हमारा, ठीक है भाई। जब पानी के अंदर किशमिश भिगो देते हैं, उसके अंदर किशमिश के अंदर पानी भर जाता है, ये भी हमारा सही बात है।
मूवमेंट ऑफ O2 एंड CO2 इन आउट ऑफ द लिविंग सेल, ये भी सही बात है। मूवमेंट होना कार्बन डाइऑक्साइड की और क्या कहते हैं ऑक्सीजन की सेल से बाहर, ये क्या ये है, सही बात है। इसके अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। देखें, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी ही चीज़ों से हम कंफ्यूज होते हैं, ऐसे ही ऑप्शन से कंफ्यूज होते हैं। अब ये भाई मूवमेंट तो शो कर रहा है, लेकिन ये गैसियस मूवमेंट है, गैसियस के लिए हमेशा हमारा डिफ्यूजन रहता है। ऑप्शन ए अब देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण। हाँ भाई, ये सही बात है, पौधों के अंदर जल का अवशोषण भी ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस मेनली वाटर से रिलेटेड है, गैसियस से नहीं है। अब अगला है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा जल का ग्रहण, गेनिंग ऑफ वाटर बाय यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। भाई सॉरी, सही जवाब बोल रही हूँ कि ये अभी हमारा सही है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा जल का ग्रहण, ये वाटर ले लेती हैं। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ऐसे ही ऑप्शन से कंफ्यूज होते हैं। देखा, अभी बताया ना, अभी मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि किस तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर भी वाटर की बात हो रही है, ओस्मोसिस है। इसके अंदर भी वाटर की बात हो रही है, ओस्मोसिस है। इसके अंदर भी वाटर की बात हो रही है, ओस्मोसिस है। इसके अंदर गैसेस की बात हो रही है, तो गैसेस के अंदर क्या होता है, आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, तो यह ओस्मोसिस का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। इसने पूछा था कि ओस्मोसिस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपकी प्रेजेंस शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही कथन के बारे में बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह सही है आपका, नहीं ये गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, ये हमारा सही है। तो स्टेटमेंट डू हमारा बिल्कुल सही है। देखो समझते हैं कैसे भाई। इसने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भाई सीधा कोई एनर्जी का कन्वर्जन नहीं करता, यह ऐसे उपकरणों के अंदर ऐसा करता है, किसी उपकरण के अंदर करता है, जैसे मान लो कोई डिवाइस है उसके अंदर कर देगा, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। आप कोई मशीन बनाइए, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले स्टेटमेंट क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, ये बात सही है। जब किसी कंडक्टर में करंट, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी से बना है, जैसे एक जनरेटर के अंदर जो बह रहा है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये कोई मशीन बना ली हमने, इसके अंदर ऐसा फिनोमिना डाला है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट कन्वर्ट कर दे मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ऐसा हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा कप के आकार का होता है और ग्लोमरस को घेरे रखता है, वुमेन कैप्सूल, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। वुमेन कैप्सूल क्या करता है, ब्लड को छान कर रखता है। देखिए बाकी का भी देख लेते हैं हम। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, यह वुमेन कैप्सूल के बाद में आता है। डिस्टेंस कन्वोलेटेड ट्यूबल यह दूसरा है, ये भी बाद में आता है, अंतिम भाग होता है। ग्लोमेरुलस ये तो गुच्छे होते हैं, ठीक है, ये खुद ही गुच्छे होते हैं, इसके बारे में तो पूछा ही था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से 21 की वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। इसके अंदर क्या बन जाती है, ट्राइसोमी, ठीक है। जो 21वां क्रोमोसोम है इसकी ट्राइसोमी बन जाती है, 3 कॉपी बन जाती है, ट्राइसोमी 21।
तब ऐसा रोग होता है। इसके अंदर भाई क्या होता है, मानसिक स्थिति चेंज हो जाती है कि भाई पुअर इंटेलिजेंस रहती है, दिमाग इतना अच्छे से काम नहीं करता, चेहरे की कोई विशेष बनावट हो जाती है और विकास में देरी होती है, मतलब अजीब सा चेहरा दिखता है और विकास में देरी होती है। ये सारे है ना जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इसके अंदर देखो अगला हमारा क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो सबके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। इसके अंदर XXY हो जाता है, मतलब मान लीजिए XXY है, मेल्स के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। देखो हम समझते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। XX किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। XY मेल के अंदर होता है। तो मान लीजिए अब मेल के अंदर XXY था लेकिन XXY हो गया, ठीक है, एक फीमेल वाला कैरेक्टर ज़्यादा आ गया। फीमेल का कैरेक्टर अगर मेल में ज़्यादा आ जाता तो क्या होगा, फीमेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होता है, आवाज़ पतली होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं इस डिजीज वाले पर्सन को। डार्विन सिंड्रोम, ऐसा कोई डार्विन सिंड्रोम कोई होता ही नहीं है, डार्विन थ्योरी होती है, कोई बायोलॉजिकल टर्म ही नहीं है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, लड़कियों के अंदर एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम एक डिलीट हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया फीमेल के अंदर ऐसा होता है लेकिन इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम गायब होने की वजह से इनके अंदर भाई ग्रोथ में कमी हो जाती है, मानसिक स्थिति चेंज हो जाती है और अच्छे से जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं होते, ब्रेस्ट साइज अच्छे से डेवलप नहीं होता और आवाज़ के अंदर भी चेंज हो जाता है। तनोर शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, फाइलोटॉक्सी। ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कौन सी है, क्लाइडोमोनास, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज कॉजिंग एक्वेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, कोलेरा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। खराब दूषित पानी पीने से यह बीमारी होती है, यह बीमारी वाइब्रो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। इस नामक बैक्टीरिया से यह बीमारी होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह की इसके अंदर कंडीशन होती हैं। रेबीज तो भाई कुत्ते के काटने से होती है। न्यूमोनिया भाई एक क्या कहते हैं, यह एक सांस से रिलेटेड बीमारी है, पानी से यह नहीं होती है। इसने वाटर बोर्न डिजीज के बारे में पूछा था। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी यह भी क्या है, एक बैक्टीरिया रोग है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये स्किन कंडीशन है, त्वचा के अंदर बीमारी होती है, यह जैसे एलर्जी टाइप में होती है और इसके अंदर है ना नसों को प्रभावित करती है, थोड़ी डेंजरस बीमारी है। सबके बारे में देख लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जानवर के काटने से, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग बहुत ज़्यादा भयंकर होता है भाई। अभी हाल ही में किसी भाई स्पोर्ट्स पर्सन की रेबीज की वजह से डेथ हो गई है ना, हाल ही की न्यूज़ है ये। पौधों में लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा प्रजनन विधि का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा पौधों की शाखों या तनिक को बढ़ाते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो उसके लिए बता देती हूँ। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग भाई जिसमें बिना बीज के नए पौधे बना दिए जाते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। बिना बीज के नए पौधे बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो भाई यूटिलाइज नहीं करती मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है। माइक्रोफोन, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर रूप द फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है करंट कैरिंग सर्कुलर रूप के लिए? मैक्सिमम रहती है सेंटर पे, केंद्र पे अधिकतम रहती है। जब सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। रंगों में बिखरना क्या होता है आपका? रंगों में बिखरना आपका क्या रहता है? डिस्पर्जन, बिखर जाता है। विक्षेपण या परिकिरणन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। गति करते हुए वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्न में से किन मात्राओं पर निर्भर करती है? किसके ऊपर निर्भर करेगी? मास पे, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे और आपका प्रेशर पे निर्भर करती है। तो हमारा सही जवाब है। सॉरी, देखते हैं, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती भाई, प्रेशर पे किसी तरह से डिपेंड नहीं करेगी, इस पे और इस पे। तो हमारा 1 और 2 आएगा ऑप्शन में। कहाँ है? दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देख लेते हैं भाई, 1/2 mv²। मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे पी कहीं नहीं आया तो प्रेशर पे डिपेंड आपकी नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? 1/f, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। लेंस की पावर भाई, फोकल लंबाई जितनी कम होगी ना, लेंस की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। द फिनोमिना इन्वॉल्व इन इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। इमेज की फॉर्मेशन, ये लाइट आई यहाँ इस तह से टकराई और वापस चली गई, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपना रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इसकी वजह से हमें इमेज की फॉर्मेशन दिखती है, अपना चेहरा दिखता है मिरर के अंदर। यदि द्रव्यमान m का पिंड जमीन से ऊंचाई h तक उठाया जाता है तो चुंबकीय गुरुत्व स्थित ऊर्जा क्या होती है? भाई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो ये हमारी क्या होती है? mgh। m हमारा मास है, द्रव्यमान है, g हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, h हमारा हाइट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग की परिवर्तन की दर को दर्शाता है? किसके बारे में दर्शाता है? फिजिक रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये तो हमारा सीधी सी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट, लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली आदि जिस उपकरण किस विद्युत प्रभाव पर कार्य करते हैं? हीटिंग इफेक्ट पे कार्य करते हैं हमारे। इन सब के अंदर, ये सारी चीज़ें के अंदर गर्म होती हैं चीज़ें। यहाँ से जो चीज़ें देखो गर्म होती हैं, गर्म होके कोई कार्य कर रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती हैं। नेक्स्ट, समान वृत्तीय गति निम्नलिखित में से किस उदाहरण से वर्णित होती है? भाई एक्सप्लेन, कौन सा एग्जाम्पल है जिससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन होता है, ये पूछ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक टाइम के साथ में एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करता रहे? मूवमेंट करता रहे। जब कोई वस्तु एक वृत्त के समान वेग में घूमती है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। भाई घड़ी की सुइयां ऐसा ही करती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, घड़ी की सुइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है हमारा। वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ऑप्शन डी हमारे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा भी लगे सेशन या किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या आप अपने डाउट टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी अब तक साइंस की क्लासेस या हिस्ट्री की क्लासेस हुई हैं आपको सभी के वहाँ पे PDF मिल जाएंगे। जिस बच्चा भाई नया है, पहले वीडियो देख रहा है, जिसको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हमने हर एक सेशन में मोस्टली मैं करवा चुकी हूँ सभी PYQ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी बताए हैं जिसकी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। क्यों? क्योंकि हमने देखा है रिसेंट में कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से त्वरण की इकाई कौन सी है?
क्या होती है एक्सेलरेशन की इकाई, क्या होती है भाई हमारी? यह क्वेश्चन चलो बता देती हूँ, अभी टाइम नहीं है वरना ये क्वेश्चन आपके लिए था। हमारी होगी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन की यूनिट हमारी रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए सेशन में। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को गुड लक।